गाजीपुर का नीलेश शहर गया था ताकि आईएएस अफसर बन के अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके, अपने शहर अपने ज़िला जवार का नाम रोशन कर सके। उसे कहाँ पता था कि इस दौड़ में वो अपनी ज़िंदगी से जंग हार जाएगा। जी हाँ, दिल्ली का राजधानी क्षेत्र जो बड़े शान से हम पिक्चर्स शेयर करते हैं, बड़े शान से हम वहाँ के वीडियोज शेयर करते हैं कि इतना सिस्टमेटिक शहर है, बहुत अच्छा है, हर बच्चा हर एस्पिरेंट का सपना होता है दिल्ली में जाके तैयारी करना। लेकिन किसे पता था कि दौड़ती हुई करंट की चपेट में आकर एक ऐसा परिवार उजड़ जाएगा जो सपने देख रहा है कि मेरा बेटा गया है और एक दिन आईएएस अफसर बन के आएगा और हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा। बहुत दुखद खबर है उस परिवार के लिए। वो परिवार कभी भी इस जख्म को नहीं भूल पाएगा कि मैंने अपना लाल खो दिया इस रेस में। अब उस परिवार का कोई भी बच्चा अगर ये कहे कि दिल्ली जाना है, मुझे तैयारी करने के लिए आईएएस अफसर बनना है, शायद वो परिवार एग्री करेगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि मन से वो डर कभी निकलेगा ही नहीं। ये है शहरों की हकीकत जहाँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है, सुबह का जितना भी काम था सारा मैंने निपटा लिया है। और आज कैमरा उठाने से पहले मैंने सोचा, क्योंकि 1 वीक का पूरा काम मेरा बचा हुआ था, तबीयत खराब होने की वजह से बस सर्वाइवल काम जो थे मेरे वो कर लेती थी, बाकी के सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे। फिर भी अभी कुछ काम बचे हुए हैं, सारे काम अभी नहीं कंप्लीट कर पाई हूँ क्योंकि बहुत टाइम मेरा चला जाता और मुझे अपना डेली रूटीन भी फॉलो करना होता है। तो इसी वजह से मैंने कुछ काम को रख दिया है नेक्स्ट डे के लिए। तो फ्रेंड्स, आज जैसे मैं सो के जगी, जैसे मैंने अपना फ़ोन उठाया, देख कितना ज़्यादा गुस्सा लगा ना, क्योंकि हर एस्पिरेंट है जो हर आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करता ही करता है। और चाहे वो दिल्ली हो चाहे इलाहाबाद हो, जब बच्चे अपने घर से निकलते हैं बहुत सारे उम्मीदें अपने कंधों पे लेके निकलते हैं, बहुत सारे लोगों के सपने अपने कंधों पे लेके निकलते हैं, माँ बाप की उम्मीद होते हैं, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होते हैं। लेकिन इस बात को लोग नहीं समझते हैं, इस बात को चाहे मकान मालिक हो चाहे कोचिंग वाले हो, कोई नहीं समझता है। जिस तरीके का धरना दिल्ली में चल रहा है ये पहली बार नहीं है, ये बार बार आए दिन देखने को मिलता है। लेकिन ना ही गवर्नमेंट के कान पे जू रेंगते हैं और ना ही वहाँ का प्रशासन इसके लिए एक्टिव होता है, ना ही मतलब जब अगर बच्चा अपने हक के लिए आवाज़ उठाए तो उसके ऊपर लाठियाँ बरसा दी जाती हैं। वो काम कर सकती है प्रशासन, लेकिन प्रशासन जो वहाँ की बेसिक प्रॉब्लम्स है उस पर काम नहीं करेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। तो ये समझ नहीं आता कि प्रशासन क्या सिर्फ बच्चों पे लाठियाँ चलाने के लिए बनी हुई हैं। तो जितनी न्यूज़ मैंने देखी ना, वो रूह कपा देने वाली न्यूज़ है। यानी कि बेसमेंट में कोई लाइब्रेरी थी जहाँ पे पानी भर गया, वहाँ पे 2 बच्चों की जानें चली गई। कुछ दिन पहले भी इलेक्ट्रिसिटी से एक बच्चे की जान चली गई थी। तो समझ नहीं आता कि वहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है, वहाँ की एमसीडी क्या कर रही है। क्या इतनी एक्टिव नहीं हो सकती है कि इन सारे बच्चों को बचाया जा सके। और जिस तरीके से वहाँ पे पानी भर रहे हैं लाइब्रेरीज में, क्या ये जांच करना उनका फ़र्ज़ नहीं है कि कहाँ पे लाइब्रेरी ओपन होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए, या किसी कोचिंग के रूल्स क्या हैं? क्योंकि हर बच्चा इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना कि कोचिंग वालों की डिमांड पूरी कर सके। इतनी महंगी कोचिंग, ऊपर से कोचिंग का रूल्स अब ये हो गया है, मैंने वीडियो के माध्यम से ही मुझे पता चला है कि वहाँ पे अगर कोई बच्चा जाता है, कोचिंग ज्वाइन करता है, तो कोचिंग वालों का ये प्रेशर होता है कि आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी और उन्हीं की लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो कम से कम लाइब्रेरी ऐसे जगह पे बनाओ जहाँ बच्चा सुरक्षित रहे। आप बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाते हो, आप कहीं भी लाइब्रेरी बना देते हो, कभी किसी की करंट से जान चली जाती है, कभी किसी की पानी भरने से जान चली जाती है। तो क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोचिंग की नहीं होनी चाहिए? क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के प्रशासन की नहीं होनी चाहिए कि कहाँ पे कोचिंगें चलाई जा रही हैं, कहाँ पे लाइब्रेरी चलाई जा रही हैं, सुविधाएं हैं नहीं है, लोगों की जान को खतरा है नहीं है? क्या इन सारे टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए? इन सारे टॉपिक पे वहाँ की गवर्नमेंट को एक्शन नहीं लेने चाहिए? तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई दिल्ली की। अब आते हैं हम लोग प्रयागराज पे। प्रयागराज की क्या कंडीशन है? तो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे कमरे किराए पे उठाए गए हैं ना कि जहां आप कभी भी रहना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे फाइनेंशियली इतने वीक हैं कि रहना उनकी मजबूरी है। उसके बाद व्यवहार लोग ऐसा करते हैं जैसे लगता है कि ना तो हम लोगों के माँ बाप हैं, ना ही हम लोगों का अपना कोई घर है। ये समझना चाहिए कि कोई बच्चा अगर यहाँ आया है, पे कर रहा है आपका, तो कम से कम उसके साथ व्यवहार अच्छा करो, बेसिक सुविधाएं उसे प्रोवाइड कराओ। लेकिन वो सब चीज़ें यहाँ के लोगों के प्रायोरिटी नहीं है। यहाँ के लोगों की प्रायोरिटी है सिर्फ पैसा, और हम एस्पिरेंट की प्रायोरिटी है अपनी पढ़ाई। उसके लिए हम लोग कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाते हैं, कुछ भी झेलने को तैयार हो जाते हैं, और उसी का फ़ायदा उठाते हैं मकान मालिक, उसी का फ़ायदा उठाते हैं कोचिंग वाले।
तो ये बात समझनी होगी और सारे एस्पिरेंट को एकजुट होना होगा, तब जाके इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकलेगा। और जब तक वहाँ के प्रशासन, जब तक वहाँ की सरकारें इस पे एक्शन नहीं लेंगी, इस पे कोई भी नियम कानून नहीं बनाएंगी, तब तक ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। हर आए दिन किसी न किसी रीज़न से किसी न किसी एस्पिरेंट की जानें चली जाती हैं, लेकिन किसी के लिए इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबको बस अपना धंधा चल रहा है, सबका अपना काम चल रहा है, सबकी अपनी नारेबाजी चल रही है। आप रोजगार मांगोगे तो आप पे लाठियां बरसाई जाएंगी, आप अपने हक की बात करोगे तो क्रिमिनल की तरह आपके साथ लोग पेश आएंगे। जब हम लोगों के आरओ का पेपर वायरल हुआ था, उस टाइम पे जो बच्चे प्रयागराज में धरना दे रहे थे, उनके साथ क्या सुलूक किए जा रहे थे, वो वीडियोज आज भी पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, वो वीडियोज आज भी पड़ी हुई हैं सोशल मीडिया पे। वो चीज़ें किसी से छुपी नहीं है। यहाँ का प्रशासन कितना एक्टिव हो जाता है, लेकिन वहीं जब बात किसी एस्पिरेंट की जान की आए, बात किसी एस्पिरेंट की हो, तो उस पर प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंगता है, प्रशासन उसमें एक्टिव नहीं होता है। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि एस्पिरेंट जो हैं वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी इस देश के नागरिक हैं, उनका भी हक है, तो उनकी भी बातें सुनी जाए। हर बच्चे का सपना होता है कि शहर जाके तैयारी करें, लेकिन किसे पता होता है कि इस तैयारी के दौड़ में वो अपनी ज़िंदगी हार जाएगा। यहाँ पे ना तो साफ पानी मिलता है, ना ही सही से तार असेंबल किए गए हैं। जहाँ देखेंगे वहीं बिजली का तार लटक रहा है। सवाल उठता है सरकार की कार्यशैली पे। क्या ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या सरकार को ये मेक श्योर नहीं करना चाहिए कि बेसिक सुविधाएं कम से कम हम अपने देश की नागरिक को प्रोवाइड करा सकें? खैर, जो भी है, हजारों बच्चों की जानें जाती हैं हर साल, और ये हर साल की कहानी है। बच्चे सड़क पे उतरते हैं, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 दिन 4 दिन धरने चलेंगे, फिर सारे बच्चे अपने अपने रूम में वापस लौटेंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि हम चाहे कुछ भी कर लें, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा करेगी तो लाठी चार्ज कराएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अभी ऑनलाइन क्लास हमारी बंद है, तो जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के फैक्ट्स हैं वो अभी याद कर रही हूँ। तो लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं मुझे डेली याद करने में, क्योंकि याद करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और ऐसा नहीं कि पूरे महीने भर हम करंट ही बैठ के याद करते रहेंगे, तो इस वजह से एक लिमिटेड टाइम हमने रखा है करंट अफेयर्स के लिए। और फ्रेंड्स, हम आप लोगों से बार बार कहते हैं कि अगर आपके घर में सुविधाएं हैं, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, आपको प्रॉपर मटेरियल प्रोवाइड हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी आप अपने घर से बाहर मत जाइए, क्योंकि घर से बाहर की दुनिया जितनी दिखती है अच्छी, उतनी अच्छी है नहीं। ना कोई आपको समझने वाला मिलता है, तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी फेस करनी पड़ती है। नो डाउट कि आप लोग अधिकारी बनने वाले हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग मैनेज कर लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं मैनेज कर पाते, हम नई चीज़ों को समझ पाते हैं, इतने जोश में होते हैं, ये एज ऐसी होती है, और अपनी मंजिल को पाने का जुनून इस हद तक होता है कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं, और इसमें हम लोग कोई बड़ी गलती कर जाते हैं। तो अगर आपके घर में सुविधाएं हैं, तो आप अपने घर से ज़्यादा सेफ़ कहीं भी नहीं हैं। और फर्स्ट मैटर करता है कि आप सेफ़ रहेंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं। जब आप सिस्टम में आ जाइए तब सिस्टम को सही करिए, लेकिन जब तक आप सिस्टम में नहीं हैं तब तक आपको बच के ही चलना पड़ेगा। ये ऐसी घटना है जिसमें बच्चों की जानें गई हैं, और बच्चों की जानें किसी भी हद तक कोई भरपाई नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी को जीवन देना किसी के हाथ में नहीं होता है। हाँ, लोगों की गलतियों की वजह से कुछ लोगों की जानें ज़रूर चली गई हैं। तो फ्रेंड्स, कल वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, यानी कि हाई कोर्ट से वैकेंसी आने वाली है आरओ की, तो उस पर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि इसका सिलेबस क्या है, या फिर इसकी एलिजिबिलिटी क्लियर कर दीजिए, इसमें कौन सी कंप्यूटर डिग्री लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब तक वैकेंसी आउट नहीं हो जाती, जब तक नोटिफिकेशन उसका नहीं आ जाता है, तब तक ना ही सिलेबस क्लियर कर पाएंगे हम, और ना ही उसकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी, क्योंकि एलिजिबिलिटी को लेके ही कुछ चीज़ें चल रही थी, जिसकी वजह से वैकेंसी इतनी लेट हुई है। नहीं तो पहले ही वैकेंसी आ जानी चाहिए थी। तो जब नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा तो उसी में आपका सिलेबस भी क्लियर होगा और उसी में आपके एलिजिबिलिटी भी क्लियर होगी। तो जैसे इतने टाइम तक आप लोग वेट किए, वैसे थोड़ा टाइम और वेट कर लीजिए। बाकी अपनी पढ़ाई जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं करते रहिए। जैसे ही वैकेंसी आउट होती है, जैसे नोटिफिकेशन आएगा, हम एक वीडियो उस पर बना देंगे कि उसका सिलेबस क्या होगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्योंकि ऐसे हवा में तीर मारने का कोई मतलब नहीं है। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती है, जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता है, तब तक इन सारे टॉपिक पे बात करने का मुझे नहीं लगता है कि कोई मतलब है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा उस पर वीडियो आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे लंच का टाइम हो गया, तो हम अपना लंच बना लेते हैं। और पूजा, आपने पूछा था कि कैसे तैयारी करें आरओ के लिए, तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो हो सके तो आप ऑनलाइन कोचिंग परचेज कर लीजिए, अगर आप गांव में हैं तब भी। और अगर नहीं कोचिंग परचेज करती हैं ऑनलाइन, तो डे टू डे मैं अपना रूटीन शेयर करती हूँ, आप उसे भी फॉलो कर सकती हैं। काफ़ी हद तक आपको उससे मदद मिल जाएगी। और रही बात, अगर आप सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करना चाहती हैं तो स्टैंडर्ड बुक फॉलो करिएगा, कोई भी इधर उधर की वन लाइनर बुक मत फॉलो करिएगा। स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में
थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब आप 2 से 3 रीडिंग कंप्लीट कर लेंगी तो उसके बाद अपना नोट्स खुद से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि खुद की मेहनत होती है जो हमें सिलेक्शन तक लेके जाती है। कि कोई भी कोचिंग वाला आपको गाइड कर सकता है, आपको सिलेक्शन तक नहीं लेके जाता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है बच्चों की कि कोई कोचिंग वाला हमें सेलेक्ट करा देगा। अगर कोई कोचिंग वाला सेलेक्ट करा देता तो हर बच्चा फीस पे करता है और हर बच्चे को सिलेक्शन मिल जाती। और साथ में अपना करंट अफेयर्स डेली का तैयार करते रहिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत मैटर करता है। 20 से 25 क्वेश्चन मिनिमम होते हैं करंट अफेयर्स के, बाकी मैक्सिमम 35 तक भी पहुंच जाते हैं, 35-36 क्वेश्चन तक भी पहुंच जाते हैं। तो सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है करंट अफेयर्स का। और साथ में हिंदी भी प्रिपेयर करते रहिएगा। लगता है कि हिंदी बहुत ईजी सब्जेक्ट है, हम लास्ट टाइम में प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन उस टाइम पर आप पैनिक हो जाएंगे, नहीं प्रिपेयर कर पाएंगी। तो ये रही शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन। बाकी कुछ भी डाउट आपके रहते हैं तो आप कमेंट कर दिया करिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो अपलोडिंग में दिक्कत होने लगेगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब